हर कोई अमीर बनना चाहता है। हर कोई पैसा वाला बनना चाहता है। हर एक का अपने अपने सपने होते हैं। कोई बहुत मेहनत से पैसा कमाता है और एक एक पैसा जोड़ करके वो एक अच्छे मुकाम पर पहुंचता है। कोई मेहनत मजदूरी करता है। कई तरह के लोग किस्म किस्म के काम करके और आगे पहुंचे हैं। लेकिन एक इंसान था जो शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहता था। उसको मेहनत मजदूरी से कोई मतलब नहीं था। जल्द से जल्द अमीर बनना चाहता था, कैसे भी हालात में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी जो हमें शेयर किए हैं उनका नाम अमित है। अमित की कहानी 2010 की है और उत्तराखंड से आई है। तो ये कहानी अमित की नहीं है। अमित के साथ में रहने वाले उनके एक दोस्त जिसका नाम रमेश है। ये घटना उसी के साथ में सब हुई थी। तो क्या हुआ था, घटना क्या हुई थी उसके साथ में, चलते हैं आगे की कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके। तो चलते हैं आगे की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं उत्तराखंड में एक फैक्ट्री में काम कर रहा था। मैं मोल्डिंग ऑपरेटर था और मोल्डिंग मशीन चला रहा था। मैं अपने घर में अकेला ही रहता था। मेरी अभी शादी नहीं हुई थी। मेरी उम्र करीब 25-26 साल की रही होगी। अब पीछे मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। तो मेरा लक्ष्य था कि पैसे कमा करके अपने घर पर दूं। मुझे घर भी नया बनवाना था। इसके बाद मुझे अपने शादी के बारे में सोचना था। अब पिताजी जितना कमा सकते थे, जितना कर सकते थे, तो उन्होंने कर लिया था। मेरी 3 बहन थी मेरे से बड़ी। उनका शादी ब्याह करके और उनको उनके घर तक विदा कर आए थे। कहने का मतलब, अब हमारी जो बहन थी अपने घर गृहस्थी में खुश थी। अब बचा था मैं। और मैं अब फैक्ट्री में काम कर रहा था, एक एक पैसा जोड़ रहा था ताकि मैं अपने घर को बनवाऊं, और इसी काम में लगा हुआ था। मैं एक किराए का मकान में रहता था, वो भी अकेले। और एक रात में जब अब फैक्ट्री से वापस लौट रहा था ड्यूटी करके, मैं साइकिल से आ रहा था। अब मुझे एक रास्ते के पुलिया पर एक युवक बैठा हुआ दिखाई दिया। उसकी उम्र भी लगभग मेरे ही बराबर रही होगी। और उसने मेरे को रोक लिया। भैया भैया, जरा 2 मिनट रुक जाइए। मैं रुक गया। ना जाने कौन नौजवान है, क्या परेशानी है इसको, कम से कम पूछ तो लूँ। अब मैं पूछने लगा कि हाँ भाई बताइए, आपने मुझे रोका है, क्या बात है। वो कहने लगा, भाई मैं बहुत बड़ा मुसीबत में हूँ। मैं इस शहर से नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, और एक ज़िले का नाम भी बताया। मैं कहने लगा, भाई बताओ, आगे बात तो बताओ, क्या आपको मदद चाहिए। वो कहने लगा, भैया मैं कई दिन से भूखा प्यासा हूँ। मेरे पास अब 1 रुपये नहीं बचे हैं कि मैं किसी ढाबे में जा कर के, किसी होटल में जा कर के अपना पेट भर सकूं। तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ पैसे आपके पास है तो मुझे दे दीजिए। अब ऐसे तो लोग बहुत सारे कहीं ना कहीं मिल जाते थे, और उन लोगों का तो धंधा यही था, दूसरों से झूठ बोल करके पैसा निकलवाना और इमोशनल कर देते थे। लेकिन मैं इस नौजवान को देखा तो कपड़ा वपड़ा तो सही ढंग से पहन रखा था। हाँ, मैले कुचेले जरूर थे, लेकिन उसकी भाषा और उसकी कपड़ा जो था वो सब एक सही परिवार का लग रहा था।
मैं पूछने लगा, भैया अपना शहर छोड़ कर के ऐसा जगह पर जहाँ पर आप किसी को जानते नहीं हो क्यों आए हो? तो वो कहने लगा कि भैया मैं नौकरी के तलाश में भटक रहा हूँ, अब मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। मैं पूछा उससे, भैया तुम क्या काम करते हो? अब बातचीत तो चल ही रहा था, तो मैं जानकारी लेने लगा। उसी पुलिया पर मैं बैठ गया उसके साथ में और उससे पूछने लगा एक एक बात। वो बताने लगा कि भैया मैं ये काम करता हूँ और काम मिले तो मैं बिल्कुल कर लूँगा। अब मेरी फैक्ट्री में तो जगह खाली थी, लेकिन ये अनजान लड़का था। अब कैसे मैं अपने फैक्ट्री में लगाऊं, इस पर भरोसा कैसे जमे। अब मैं ऐसी बातचीत करते करते उसके गांव घर बारे में सब जानकारी लेने लगा। और वो लड़का मेरे गांव से करीब करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर रहने वाला था। और उसके जो पिता थे उनकी नाम उस एरिया में काफ़ी था। वो एक वैद्य थे और एक तांत्रिक भी थे, और उनका नाम हर कोई उसके एरिया में जानता था, हमारे एरिया में। अब मैं जब ये सब जाना तो मैं हैरान रह गया। मैं कहने लगा कि भाई तुम तो अच्छे घर के रहने वाले हो। अब मैं अपने गांव का नाम भी बताया कि मैं भी वहीं का हूँ, तो और रोने लगा। मैं बोला, भाई चलो यहाँ ठीक नहीं है बैठ के बात करना, थोड़ी दूरी पर मेरा क्वार्टर है, घर है, और वहाँ चलते हैं, पहले तुम्हें भरपेट भोजन कराओ, इसके बाद तो बात होती रहेगी। इसके बाद साइकिल पर बिठाया, अब मैं अपने घर लेके आया। घर पर पहले उसको, गर्मी के दिन थे, मैंने कि नहा लो, और कुछ कपड़े भी दिए कि देखो तुम्हारे कपड़े गंदे हैं। और मेरी कदकाठी का था तो कपड़ा भी फिटी आ गया था। इसके बाद मैं कुछ खाना बनाया और फिर उसको दिया। खाना खा करके वो संतुष्ट हुआ। अब फिर मैं कहा कि अब देखो मैं कोशिश करूंगा कि अपनी फैक्ट्री में तुम्हारा काम लगवा दूं, तुम तो नज़दीकी आदमी हो, मैं आपके पापा का जानता भी हूँ, वो तो हमारे गांव में झाड़ फूक करने कितने बार आए हैं, लेकिन मैं आपसे परिचय नहीं था। हाँ, मैं पूछने लगा कि भाई इतने बड़े नामी आदमी के लड़के हो, तो आपके साथ में ये सब क्या हुआ? क्यों आप भटक रहे हो? क्यों अपने शहर में क्यों नहीं रह रहे हो? अपने गांव में क्यों नहीं रहे हो? और वो फिर कहने लगा कि देखिए मैं कुछ ऐसी गलती कर बैठा था अपने गांव में, घर में, और इसी वजह से मेरे पिता मुझ पर नाराज़ हो गए थे। और फिर मैं पूछने लगा कि कौन सी गलती थी, तो टाल मटोल करने लगा। मैं समझ गया कि ये बताना नहीं चाहता है, लेकिन अपने क्षेत्र का लड़का है, और लड़का देखने में एकदम भोला भाला लग रहा था, मेहनती लग रहा था। मैं बोला कोई बात नहीं, अब आप आराम करो, और कल मैं आपको अपनी फैक्ट्री में ले चलूँगा, और देख लो आप काम कर सकते हो तो तभी हाँ करना, और नहीं तो आपको अपना घर जाना है तो मैं आपको टिकट का इंतज़ाम भी करवा दूँगा। लेकिन वो कहने लगा, नहीं भैया हमें जाना नहीं है, मैं अब एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, मेहनत करना चाहता हूँ, मजदूरी करना चाहता हूँ, और अपना बल पर मैं खड़ा होना चाहता हूँ। मैं अपने पापा को दिखाना चाहता हूँ कि मैं भी एक इंसान हूँ, मेहनत से मैं भी एक बड़ा आदमी बन सकता हूँ। अब उसके सपने तो बड़े अच्छे थे, मैं भी खुश हुआ उसके विचार सुन करके। चलो इतना लड़का तो सोच रहा है ना कि अपने बलबूते पर मैं अपना जो नींव खड़ा करूँगा, आगे बढ़ूँगा। खैर रात गई। अब हम अगले दिन उस लड़के को लेकर अपनी फैक्ट्री में गए। फैक्ट्री में मैं काम तो दिलवा दिया, और वो काम में लग भी गया, बहुत अच्छा काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था। और धीरे 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 करीब करीब 1 महीना बीत चुका था। अब तो जैसे मेरे वो भाई की तरह था, दोस्त की तरह था। मेरी कभी ड्यूटी नाइट होती थी, कभी दिन की होती थी, और उसकी भी ड्यूटी बदलती रहती थी। जब मेरी दिन की होती थी तो उसकी नाइट की होती थी, कई बार दोनों का एक साथ भी हो जाता था, तो ड्यूटी बदलता रहता था। अब इस तरह करते करते अब 1 महीना से 3 महीना हो चुका था।
उसको जो पैसा मिलता था कंपनी से वो मेरे पास ले आकर के दे देता था कि भैया आप अपने पास में रखिए, सुरक्षित रहेगा, मेरे पास रहेगा तो खर्च होता रहेगा। मैं कोई बात नहीं, आप मेरे पास जमा करा दो, समझ लो कि बैंक में ही है, जब आपको चाहिए आप मुझे से बोल देना, मैं पैसे आपको दे दूंगा। 3 महीना बिल्कुल मेहनत कश इंसान था वो, और काम करता रहा फैक्ट्री में जी जान लगा करके। फैक्ट्री में उसकी काम देख करके जो हमारे सुपरवाइज़र, मैनेजर, हर कोई खुश था उससे, और मेरी तारीफ करते थे कि अमित, ये जो लड़का तुमने दिया है ना, बहुत ही मेहनत कश है, ऐसे ही लड़के कोई और मिले तो ले आओ। लेकिन हमारे पास में लड़के कहाँ थे, अभी तो कुदरती आ गया था। अब सही मायने में वो पल आने वाला था जो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था। मेरी अब जो ड्यूटी थी रात की थी, मैं अपने काम पर निकल गया था, और जो रमेश की ड्यूटी थी वो दिन की थी। तो शाम के टाइम वो घर में आया और मैं अपने घर से निकला। हाँ, बातचीत ज़रूर कुछ हुई रास्ते में ही, और फिर मैं अपने फैक्ट्री पहुंच गया था। जब सुबह मैं अपने घर पर गया, अपने कमरे में गया, तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ है और रमेश अंदर नंग धड़ंग लेटा हुआ है। उसको होश नहीं था कि वो किस दुनिया में है और ऐसा क्यों पड़ा हुआ है। और जब अंदर देखा तो मैं एकदम दहल सा गया था। मैं देखा कि वहाँ पर मुर्गा कटा हुआ था, धड़ उसका अलग था, सर अलग था, धड़ अलग था। दारू की बोतल पड़ी हुई थी खुली, वो भी खाली, और वहाँ पर पूजा पाठ का सामान भी पड़ा हुआ था। और वो लड़का रमेश बेहोशी की हालत में। मैं तो देख करके एकदम घबरा सा गया। मेरे तो पसीने छूट गए थे उसको इस हालात में देख करके। अब मैं चिल्लाने लगा जोर जोर से, रमेश रमेश रमेश, तुम होश में आओ, नींद से जागो। लेकिन वो सोया थोड़ी था, वो तो बेहोशी में था। तो उसके साथ में क्या हुआ था, ये किस चीज़ का पूजा पाठ इसने किया था जहाँ पर मुर्गा कटा हुआ था, दारू का बोतल खाली हुआ पड़ा था, क्या कर रहा था ये रात में। अब मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये लड़का मेरे गांव का पड़ोसी था। अब मैं नहीं चाहता था कि मेरे गांव की बदनामी हो, आसपास में किसी को पता भी चले कि इसके साथ में ऐसा हुआ, नहीं तो वो लोग जो भी पड़ोसी थे वो हम पर हंसते। अब फिर मैं उस सामान को सारा समेटने लगा। पहले तो जो नंग धड़ंग पड़ा हुआ था मैं उसके कपड़े पहनाया, और फिर मैं पानी डाल करके होश में लाने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो होश में नहीं आ रहा था। कुछ बड़बड़ाता था ज़रूर, जब पानी के छींटे मारता था तो कुछ बड़बड़ाता ज़रूर था। वो आंखें खोलने की कोशिश भी करता था, लेकिन वो आंखें खोल नहीं पा रहा था। सही मायने में मैं बहुत घबराया हुआ था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं, इसको कैसे होश में लाऊं, इससे पूछूं कि इसने ये सब क्या किया है, इसके साथ हुआ क्या है रात में, किस चीज़ का ये पूजा किया है, किस चीज़ का ये सब यहाँ फैला हुआ सामान। लेकिन किससे पूछूं, वो तो होश में नहीं था। मैं बहुत बार कोशिश कर लिया उसको होश में लाने का, पानी पर पानी छिड़कता रहा, और वो उठता ज़रूर, आंखें खोलने की कोशिश करता, लेकिन आंखें खोल नहीं पाता। उसके मुंह से कुछ आवाज़ ज़रूर निकलती थी, लेकिन वो आवाज़ मुझे समझ में नहीं आती थी कि आखिर वो बोलना क्या चाह रहा था। और इस तरह करीब 2-3 घंटे तो बीती चुके थे। अब मैं कुछ नहीं समझ पा रहा था कि अब मैं क्या करूं ना करूं। अब फिर मैं अपने गांव में अपने पिता के पास फ़ोन किया था कि पापा ऐसे ऐसे बात हुई है, और जो लड़का है वो हमारे वो जो अंकल आते हैं ना झाड़ फूँक करने वाले, उन्हीं का लड़का है। और पूरा माजरा बता दिया कि ऐसे ऐसे मैं जब ड्यूटी से आया
और तब मैंने अपने कमरे में सब देखा और अभी तक वो होश में नहीं आ रहा है। सारी एक एक बात मैं बता दिया था। अब संजोग से जो उनका नंबर था, उनके जो इसके लड़के का पिता का नंबर था, मेरे पापा के पास में था। यह कि गांव वाले कभी न कभी बुलाते रहते थे उनको, और वो जो नंबर था मेरे पापा के मोबाइल में सेव था। वो कहने लगे कि मैं बात करता हूँ, अब बताता हूँ कि क्या हो सकता है, क्यों ये पूजा किया है और उसके साथ में क्या हुआ है। और फिर फ़ोन कट गया। करीब आधा पौने घंटे के बाद में उधर से फ़ोन आया मेरे पापा का। और जब मैं फ़ोन उठाया तो पापा बताने लगे कि देख बेटा, मैं उसके पापा से बात किया और वो जो बताए मैं तेरे को बता रहा हूँ। वो कहने लगे कि मैं जो इसके साथ में जो घटना हुई है रात में, ये पूजा बहुत पहले से ही कर रहा था। वो गांव में रहकर भी कर रहा था। वो ना जाने क्या कौन सी सिद्धि करना चाह रहा था और इस बात को खबर इनके पापा को थी और वो इस चीज़ को मना करते थे कि देख, जो तू सिद्धि करना चाह रहा है ना, वो आसान सिद्धि नहीं है। उस सिद्धि से तुम्हें पैसा तो मिल सकता है, तुम धनवान तो बन सकते हो, लेकिन वही सिद्धि तुम्हें नाश भी कर सकती है, तुम्हारा सब कुछ छीन करके सब कुछ खत्म भी कर सकती है और तुम्हारा जान भी ले सकती है अगर कोई चीज़ गलत हो गया तो। इसीलिए बाप बेटे में झगड़ा हुआ था और वो लड़का अपना गांव, अपना शहर छोड़ करके अब भाग गया था। और देखो, कुदरती तुम्हारे पास में पहुंच गया और वही सिद्धि वो तुम्हारे कमरे में कर रहा था। अब मैं पूछने लगा कि आखिर उन्होंने कुछ तो बताया होगा इसको होश में लाने का उपाय। बोले पापा कि हाँ, इसको होश में लाने का तरीका है गंगा जल। और गंगा जल बजरंग बली के किसी आसपास में मंदिर हो और वहाँ से जो शुद्ध जल है गंगा जल, आप उसी मंदिर का वो लेकर के आना है और उसके मुंह में डालो और लड़का कुछ देर के बाद में होश में आ जाएगा। जब इतना मैं सुना, कहने कि ठीक है पापा, मैं पहले ये कोशिश करता हूँ, इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि ये होश में आएगा कि नहीं आएगा। और फिर मैं एक मंदिर की तरफ दौड़ पड़ा था अपनी साइकिल लेकर के। मंदिर में पहुँचा, पुजारी से बात किया कि देखिए, हमें गंगा जल की ज़रूरत है मंदिर की। और फिर वो पूछने लगे कि क्यों चाहिए। नहीं, घर में पवित्र करना है, कुछ ऐसे ही बहाने बना करके। और उनसे मैं गंगा जल हासिल कर लिया था बजरंग बली का मंदिर का। और वही गंगा जल लेकर आया घर में और जैसे पापा बताए थे कि ऐसे ही करना है, वैसे ही मैंने किया। गंगा जल उसके मुंह में डालना शुरू कर दिया, उसके चेहरे पर छिड़कना शुरू कर दिया। और कमाल की बात थी, गंगा जल उसके मुंह में जाते ही और चेहरा पर छिड़कते ही वो अब करवट बदलने लगा था। हाँ, होश में आने में कम से कम 1 घंटा तो और लगा था। अब मैं इस बीच में कई बार ये प्रक्रिया अपनाया था गंगा जल डालने का। और 1 घंटा के बाद वो बिल्कुल होश में आ गया था। और जैसे ही होश में आया, अपनी पूरी आंखें खोली तो मैं देखा उसकी आंखें एकदम लाल लाल सूजी हुई दिखाई दे रही थी। चेहरा तो जैसे था ही था, लेकिन आंखें एकदम लाल रंग की हुई पड़ी थी। और वो मुझे देख करके एकदम से डर गया और इधर उधर देखने लगा कमरे में। अब उसको तो समझ में आ चुका था कि मैं सब कुछ देख लिया हूँ, सब कुछ समझ लिया हूँ जो मैंने किया है, और वो डर चुका था। अब मैं कुछ पूछा नहीं, वो खुद ही अपने आप कहने लगा कि भैया, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मैं आपसे कुछ पूछा नहीं और ये अनुष्ठान इसी घर में कर दिया, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि आज की कहानी उल्टी पड़ जाएगी। अब मैं तो उसके ऊपर में खपा तो था ही कि ये हमारे कमरे में ऐसे ऐसा कारनामा इसने किया था मेरे से बिना पूछे हुए, और जबकि मैं इसके लिए क्या क्या नहीं किया।
सब कुछ किया इसके लिए, अपना मकान दिया रहने के लिए, कपड़े लत्ते दिए, खाना पीना दिया, वक्त पर इसको पैसे भी दिया, मदद भी किया, नौकरी दिलवाया। लेकिन ये मेरे से छुप कर के मेरे ही घर में कोई अनुष्ठान कर रहा था, ना जाने किस चीज़ के लिए। फिर मैं गुस्से में तो हुआ था, पूछने लगा कि भाई ये सब क्या है? तुम तो अपने गांव में भी ये काम करके, और तुम्हारी इसी बीच तुम्हारी पापा से लड़ाई हुई थी, वो तुम्हें मना कर रहे थे। अब तो वो और डर गया था। वो कहने लगा, क्या भैया आपने वहाँ से भी खबर निकलवा ली क्या? यानी कि हाँ भाई, मुझे सब मालूम अब चल गया है कि तुम ना जाने कौन सा अनुष्ठान करते हो, किसकी पूजा करते हो, और तुम क्या हासिल करना चाह रहे थे इस पूजा से, इस अनुष्ठान से। अब कुछ देर तो वो चुप रहा। अब फिर वो धीरे धीरे वो बात बताने लगा कि किसके लिए पूजा कर रहा था, क्या हासिल करना चाहता था। वो जो बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहने लगा कि मेरे पिता तो तांत्रिक थे, वैद्य भी थे, और उनकी एरिया में अच्छा पकड़ था, हर कोई उनको इज्जत देता था। और मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मेरी रुचि तंत्र मंत्र में थी। अब मैं भी पापा की तरह नाम कमाना चाहता था, लेकिन पापा मुझे इस काम में लाना नहीं चाहते थे। वो मना करते थे कि देख बेटा, ये लाइन आसान नहीं है, मैं तो इस लाइन में आ चुका हूँ और तुम्हें इस लाइन में घसीटना नहीं चाहता। तुम पढ़ो लिखो, अपना भविष्य संवारो, किसी अच्छे पोस्ट पर पहुँचो। और उनका सपना कुछ अलग था। लेकिन जो रमेश था वो अपनी पापा की तरह बनना चाहता था, और बनकर के भी वो कुछ अलग ढंग से पैसा कमाना चाहता था। और इसकी यही ख्वाहिश थी जो आज इसी ख्वाहिश के चक्कर में हमारे घर में बेहोश पड़ा हुआ था। अब मैं पूछने लगा कि भाई ये पूजा तुमने किसकी की है, और इस पूजा से तुम्हें क्या हासिल होने वाला था? वो बताने लगा कि देखिए, पापा तो मेरी मदद नहीं कर पाए, वो तो कोई मंत्र हमें बताते नहीं थे, और मैं पूछता भी था तो मुझे डांट देते थे। और फिर मैं एक दूसरे तांत्रिक से मिला था, अघोरी तांत्रिक, और उनके पास मैं बहुत दिन गया, उनसे प्रार्थना किया कि मुझे सिद्धि चाहिए। मैं जल्द से जल्द पैसा कमाना चाहता था, मैं अमीर बनना चाहता था, गलत रास्ते पर ही चल करके। और अघोरी कहने लगे कि देखो, इस काम में जितना तुम सोच रहे हो ना, आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है ये, तुम कर नहीं पाओगे। लेकिन रमेश कहने लगा कि नहीं, मैं काम कर लूँगा, आप काम तो बताइए। इसके बाद वो जो अघोरी तांत्रिक था वो कई परीक्षा लिया रमेश से, और वो परीक्षा में पास हो गया था। और तब उसको एक मंत्र बताए थे कि देखो, इस मंत्र का तुम्हें पूजा करना है, और उसके लिए बलि भी लगता है, बलि की ज़रूरत पड़ती है, वो मुर्गे की, दारू भी चाहिए उसको खुश करने के लिए। तो ये सिद्धि किसकी थी जो रमेश कर रहा था? मैंने पूछा कि तुम किसकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे? वो कहने लगा कि मैं याक्षिणी का सिद्धि प्राप्त करना चाह रहा था, कि कोई याक्षिणी मेरे पास आए और उससे मैं अपना जो दिल का ख्वाहिश है पूरा कर सकूं, और मैं पैसा कमाऊं और अमीर भी बन सकूं, उससे धन दौलत भी प्राप्त कर सकूं। अब मैं सुनकर के एकदम सन्नाटा रह गया था कि आज के साइंस के युग में ये सब क्या चल रहा था। क्या आज भी ये शक्तियाँ जागृत हैं? क्या ये होती हैं? याक्षिणी भी होती है? मैं सुना तो जरूर था कि याक्षिणी का सिद्धि प्राप्त करने के बाद में आज जो इंसान होता है वो बहुत कुछ पा लेता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जो ये लड़का कर रहा था रमेश, इसके साथ में कुछ उल्टा भी हो जाएगा। मैं पूछने लगा कि आखिर तुम पा लिए क्या याक्षिणी को? बोला हाँ, मैं तो पा लिया था, लेकिन ना जाने मेरे से क्या भूल हुई और मेरे साथ में ये घटना हो गई। मैं पूछने लगा कि
बताओ, तुम घटना के बारे में विस्तार से बताओ कि तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या हुआ था। वो कहने लगा, भैया आप ड्यूटी चले गए ना। और इसके बाद मैं कुछ देर कमरे में एकांत में बैठा रहा। अब मैं जानता था कि आप अब सुबह ही लौटोगे। मेरे पास में अब अच्छा मौका था। आज का दिन भी मुहूर्त में था ये पूजा अनुष्ठान करने के लिए, क्योंकि आज जो थी अमावस की रात थी और आज का दिन पूजा पाठ करने के लिए, तंत्र के लिए बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसके बाद मैं नहा धो करके अच्छी तरह से फिर मैं सारा सामान का तैयारी किया। दारू भी लाया, कच्चा दारू ले आया, मुर्गा भी ले आया और जो ज़रूरत की सामान थी पूजा पाठ की सब कुछ लेके आया। अब मैं इंतज़ार कर रहा था आधी रात का कि रात के 12 बजे तब मैं अपना अनुष्ठान शुरू करूँ। अब टाइम व्यतीत होता गया और इसके बाद 12 भी बजे और तब मैं ये काम को शुरू किया। मैं अपना आसन बनाया और पूजा का आसन भी कंप्लीट किया। एक एक चीज़ जो जहाँ रखना चाहिए मैं उसको रखा और फिर मैं साधना में लीन हो गया था। जो अघोरी बाबा ने मंत्र दिया था मैं उसकी जाप करने लगा था। कुछ घंटों के बाद में मुझे महसूस होने लगा कि मेरे आसपास में कोई घूम रहा है। लेकिन जैसे अघोरी बाबा ने सब कुछ बता दिया था कि जब तक तुम्हें कोई नाम बुलाए, तुम्हारा नाम ना ले, तब तक आंखें नहीं खोलनी है, ना आगे का अनुष्ठान पूरा करना है, बस उसी मंत्र का उच्चारण करते चले जाना है। और ऐसा ही मैं कर रहा था। मेरे आसपास में बहुत हलचल हो रही थी। लग रहा था कि कई लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, कोई इधर से आ रहा है, कोई उधर से आ रहा है। अजीब अजीब तरह की आवाज़ें मुझे कानों में सुनाई पड़ रही थी। अघोरी बाबा ने बताया था कि तुम इसके बीच अपनी आंखें खोल दिए तो समझ लो तुम्हारा साधना भंग हो जाएगी और उसके बाद तुम्हारे ऊपर में हमला भी हो सकता है। जो शक्तियाँ तुम्हारे पास में उस टाइम मौजूद रहेगी वो तुम्हें मारने की कोशिश भी कर सकती है, तुम्हें मार भी सकती है। और जैसे जैसे उन्होंने बताया था और वैसे ही मैं करता चला जा रहा था। जब कुछ घंटों के बाद और जब वो सब हालात बिल्कुल नॉर्मल होने लगे, जो आवाज़ मेरे कानों में सुनाई दे रही थी, अजीब अजीब आवाज़ें, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन किसी ने भी मेरा नाम नहीं बोला था। तो मैं तो समझ गया था कि जब तक मेरा नाम कोई ना पुकारे और वो भी लड़की, तब तक अपनी आंखें नहीं खोलनी है, उसी मंत्र को बोलते जाना है, उच्चारण करते जाना है ध्यान लगा करके। और आखिरकार मेरा नाम ले करके एक लड़की ने आवाज़ दिया, बहुत मधुर आवाज़ थी। और जब मैं अपना नाम सुना तब मैं अपनी आंखें खोला, सामने देखा तो एक सफ़ेद कपड़ों में अति सुंदर लड़की मेरे सामने खड़ी दिखाई दी। अब उसका रंग रूप देख करके तो मैं हक्का बक्का रह गया था। जैसे अघोरी बाबा ने बताया था सेम वैसे ही दिखाई दे रही थी। और वो मुझे देख करके हंस रही थी और कहने लगी कि अब आगे का पूजा भी तो शुरू करो, आगे का पूजा शुरू करो। अब मुझे पता था कि अब हमें आगे क्या करना था। अब फिर आगे की कार्रवाई हमने शुरू कर दिया। उस मुर्गों को, जो मुर्गा था जिंदा मुर्गा, उसका बलि देना और जो कच्चा दारू था उसको भी ज़मीन पर गिराना। और जो मंत्र बताए थे अघोरी बाबा, उस मंत्र का ये दूसरा मंत्र था, उसके बाद का उसका उच्चारण करना और फिर हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना। अब यही मंत्र फिर मैं जाप करने लगा था सारा अनुष्ठान करके। और मैं अपनी आंखें बंद किए हुए था। और इसके बाद तो बड़ी भयानक भयानक आवाज़ें आने लगी। अब जब मैं अनुष्ठान पर बैठ गया था, अब मुझे दोबारा आंख नहीं खोलनी थी जब तक दोबारा वो लड़की मेरा नाम लेकर के ना पुकारे। अब मैं फिर, मेरी आंखें बंद थी, मैं दूसरा मंत्र का उच्चारण कर रहा था, ध्यान में लीन था। भयंकर भयंकर
आवाज़ सुनाई देने लगी थी, जैसे बगल में मेरा आंधी चल रहा हो, जैसे लग रहा हो कि जो जिस मकान के नीचे मैं ये सब कर रहा हूँ वो मकान गिर रहा है, आवाज़ें आ रही है, बिजली कड़क रही है। ऐसी ऐसी आवाज़ें जो मैं आपको बता नहीं सकता था, इतनी डरावनी डरावनी आवाज़ें आ रही थी। और आखिरकार जैसे लगा कि वही जो लड़की थी जो मुझे आवाज़ दे करके नाम लेके पुकारी थी, और उसने आवाज़ लगाई हो कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे मार रहे हैं ये सब। और यही गलती मैंने कर दिया था। अब मैं सोचा कि शायद आत्माओं ने जो लड़की थी, सुंदर लड़की, उस पर उन्होंने हमला कर दिया। अब मैं अपनी आंखें खोल दिया। जब मैं अपनी आंखें खोला तो वहाँ तो लड़की वो नहीं थी। हाँ, उसके बदले में एक खूंखार औरत मुझे दिखाई दी, जो कि एक अलग चीज़ थी, काली शक्ति थी वो। अब मेरे पूजा पाठ से आकर्षित होकर के अब बहुत सारे भूत प्रेत वहाँ पर आ गए थे, जिनमें से एक वो भी थी। जैसे ही मैं आँख खोला, अब जो साधना था वो तो भंग हो गया था, क्योंकि वो तो याक्षिणी नहीं थी, वो तो कोई और ही थी। अब वो तो जैसे मेरे पर टूट पड़ी थी। इसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा। मुझे तो लगा था कि मेरे सीने पर सवार है और मेरे को गला दबा के मारना चाह रही है। मेरा दम घुटने लगा था। इसके बाद मैं अपना होश खो बैठा था। अब जब होश आया तो आप ही ने लाया है, आपको तो सब मालूम है। मैं रमेश की कहानी सुन करके बिल्कुल हिल चुका था, डर चुका था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब इसको क्या बोलूं, क्या करूं। मैं सोच विचार करने लगा था। अब फिर आखिरकार मैं उसके आगे हाथ जोड़ लिया कि देख भाई रमेश, मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे पास में कोई आत्मा आए, कोई भूत आए, कोई चुड़ैल आए। जैसे तेरे पर कोई हमला किया हो वैसे मेरे पे भी हो सकता है। तो भाई तू तो मेरे को माफ़ कर दे। तुम रहो यहाँ पर, लेकिन मेरे घर में नहीं। मैं तुम्हें अलग घर दिलवा देता हूँ और तुम उस कमरे में जो करना चाहो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें टोको रोको, तुम्हारे ऊपर में है। लेकिन एक बात और कान खोल के सुन लो। फैक्ट्री में जो नौकरी दिलवाया हूँ वो मेरी बॉस का मुझ पर विश्वास था। अगर वहाँ पर ये सब तुम्हारे पूजा पाठ का मालूम हुआ तो वो लोग तुम्हें नौकरी से निकाल भी सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा कि भाई इस काम में बहुत रिस्क है, और तुम्हारे पापा इसलिए तुम्हें डांटे थे, झगड़ा किए थे और तुम घर छोड़ करके भाग आए थे। अब मैं तो यही कहूँगा हाथ जोड़ करके, भाई तुम इस पूजा पाठ को बंद कर दो, मत करो, ये तुमसे नहीं हो पाएगा। ये बहुत मेहनत का काम है, सिद्धि का काम है, जो तुम्हारे बस का नहीं है। अब वो भी समझ गया था कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उसके भले के लिए बोल रहा हूँ। और वो कहने लगा कि भैया मुझे माफ़ कर दो, आगे से ऐसी गलती मैं नहीं करूँगा, ना मैं लालच में आऊँगा अमीर बनने का, और मैं सीधी प्राप्त भी अब नहीं करना चाहता। मैं समझ गया हूँ, सब अपनी आंखों से देख लिया हूँ कि जितना लोग कहते हैं ना, इतना आसान नहीं है याक्षिणी की सिद्धि प्राप्त करना। बहुत ही इसमें कठिनाइयाँ हैं, जान का भी खतरा है। अगर आप नहीं आते अब तो मैं तो जिंदा ही नहीं बचता। हो सकता है कि मैं बेहोशी की हालत में ही मर जाता। अब इसके बाद तो बिल्कुल वो सुधरने लगा था। मुझे डर था कि वो जो भूत प्रेत उसको दिखाई दिए थे उस साधना में, कहीं मेरे घर पर ना रह गया। रात में जरा भी आवाज़ होती तो मैं डर जाता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर वो तो बिल्कुल सुधर चुका था, काम में उसका हमेशा ध्यान रहता था। अब वो कोशिश कर रहा था कि मैं मेहनत करके अब मैं अपने बल पर खड़ा हूँ पिता के आगे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, और आपके पास भी ऐसी कोई घटना हो जो आप मुझे सुनाना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर
अपनी घटना को, अपनी कहानी को शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं एक ऐसे ही कहानियों में कल। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।